नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। और आज बात होगी राष्ट्रपति उम्मीदवार पर। आमने सामने जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष खड़े हैं उसको लेकर यशवंत सिन्हा ने आज विपक्ष के कई नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। 17 से ज्यादा विपक्षी दलों का राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाम पर एकजुट हो जाना उनकी जीत से ज्यादा हैरतनाक है। काफी दिनों बाद इतने विपक्षी दल इस मौके पर एक राय हो रहे हैं और यशवंत सिन्हा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनसीपी नेता शरद पवार, टीएमसी नेता ममता बनर्जी के साथ ही डीएमके के ए राजा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये दो व्यक्तियों की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। इस मौके पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। टीएमसी नेता सौगत राय ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया, तो सीताराम येचुरी ने द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद देते हुए कहा कि यहां पहचान की राजनीति का सवाल नहीं है। इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी दलों से यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की अपील की थी। उन्होंने दावा किया कि सिन्हा के समर्थन में अंक गणित उतना खराब नहीं है जितनी बताई जा रही है। यशवंत सिन्हा ने एक दिन पहले राष्ट्रपति चुनाव में उतरने को सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति के विरोध की दिशा में एक कदम बताया। यशवंत सिन्हा को तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। लोकसभा और राज्यसभा में टीआरएस के क्रमशः 9 और 7 सदस्य हैं, जबकि तेलंगाना विधानसभा में उसके विधायकों की संख्या 101 है। वहीं एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को बीएसपी समर्थन देने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। मायावती की घोषणा से उनकी पार्टी के 10 सांसद और 1 विधायक का वोट राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को जाएगा। ये एनडीए उम्मीदवार की जीत के अंतर को बढ़ा देगा। समझा जा रहा है कि मायावती आदिवासी समाज में अपना प्रभाव बढ़ाने के साथ ही महिला प्रत्याशी को समर्थन के जरिए आधी आबादी को संदेश देना चाहती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से सरकारी एजेंसियों का दबाव मान रही है। द्रौपदी मुर्मू ने पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फोन कर समर्थन देने का अनुरोध भी किया। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होने हैं, मतगणना 21 जुलाई को। तो दिलचस्प होता जा रहा है और पहली बार इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है जब सियासत राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिल रही है और हर लिहाज से हर दल अपना अपना स्वार्थ इस चुनाव में देख रहा है। ऐसे में ये देखना है कि इतना रोमांचक होने वाला है चुनाव में आखिर जीत किसकी होगी। हालांकि ये सिर्फ औपचारिक बात होगी क्योंकि द्रौपदी मुर्मू की स्थिति काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और हमेशा से जो अब तक का इतिहास रहा है उसमें स्थिति हमेशा यही रही कि जो सत्ता पक्ष में होता है वो मजबूत स्थिति में होता है और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उनका ही द्वारा चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर पहली बार जिस तरह की स्थिति बन रही है, 17 से ज़्यादा विपक्षी दल जो है वो एक मत हैं, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है और ये ऐतिहासिक बात है कि अपने आप में जब इतने सारे दल एक साथ होकर विपक्ष में खड़े हुए और राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर कभी इस तरह की स्थिति नहीं बनती है। इसके पीछे की सियासत को भी समझना होगा। उसी पर हमारी आज की चर्चा रहेगी कि आखिर इस तरह से जो सियासत देखने को मिल रही है राष्ट्रपति उम्मीदवार पर, सत्ता पक्ष और विपक्षी दल दोनों आमने सामने हैं, तो ये स्थिति जो बन रही है उसको लेकर क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि कई बार इस तरह की बयानबाजी भी हुई राष्ट्रपति चुनाव में, जो सियासी पेच फंसा हुआ उसको लेकर सौगत राय कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा एक योग्य उम्मीदवार हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं योग्यता के आधार पर एक पैमाना तय कर रहे हैं। और सीताराम येचुरी कहते हैं कि पहचान की राजनीति की बात नहीं है, यहाँ किसी को पहचान नहीं चाहिए, इसलिए ये योग्यता की लड़ाई है। वहीं सिंह के समर्थन में, जो सिन्हा के समर्थन में ये भी कहा गया कि अंक गणित जिस तरह की दिखाई पड़ रही है उस तरह की अंक गणित नहीं है, उसके उलट भी आंकड़े हो सकते हैं, जैसा कि सत्ता पक्ष अनुमान लगा रहा है। यानी कि जो नज़र बनी हुई है, जो चीज़ दिखाई दे रही है कि सत्ता पक्ष भले ही मजबूत नज़र आ रहा हो, लेकिन विपक्षी दलों के प्रति जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनके प्रति भी अंक गणित या आंकड़ा इतना कम नहीं है कि चुनाव को वो क्वेश्चन मार्क ना कर दें। और शरद पवार इस बात को कह रहे हैं कि इतनी खराब स्थिति नहीं है। तो ये अलग अलग तरह की जो बयानबाजी है। वहीं मायावती का स्टैंड जिस तरह का है, अगर वो इधर झुका होती तो कहीं ना कहीं जो प्रतिशत है वोट बैंक का बढ़ जाएगा। पहले ही मायावती इस बात को कह चुकी हैं, बीएसपी कह चुकी है कि राष्ट्रपति पद के लिए वो किस तरफ उनका झुकाव रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि हेमंत सोरेन क्या करेंगे, क्या वो विपक्षी दलों के साथ यूपीए के साथ जाएंगे या फिर
एनडीए के साथ जाएंगे, ये भी देखना होगा। क्योंकि विचारधाराओं की लड़ाई अगर राहुल गांधी बता रहे हैं तो यहाँ पर दो दल यानी सत्ता पक्ष और विरोधी दल, जब खासकर 17 दल एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आ रहे हों तो ये चौंकाने वाला भी है और ये समझने वाली बात भी है कि आखिर इस तरह से जिस तरह से सत्ता पक्ष भुनाना चाह रहा है आदिवासी महिला के नाम पर, क्योंकि महिलाओं को लेकर भी कांग्रेस हमेशा मुखर रही है, उनका कहना रहा है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए राजनीति में, तो एक वो दांव भी खेलने की कोशिश की है सत्ता पक्ष ने। उसके साथ ही ये भी कहा कि चूंकि आदिवासियों को लेकर हमेशा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह की आवाज़ उठाते रहें, ऐसे में क्या झुकाव होगा, किस तरफ झुकाव होगा, ये भी देखना होगा। तो हेमंत सोरेन के सामने दो तरह की चुनौती है कि वो एक तरफ तो उनके करीबी संबंध हैं और दूसरी तरफ अगर यहाँ पर स्थिति फंसती है तो कोशिश लगातार जारी है सत्ता पक्ष की कि हर किसी को फ़ोन किया जाए, सबसे राय ली जाए, सलाह मशवरा किया जाए। लेकिन विपक्षी दल कहते हैं कि ये जो अहंकार दिखता है सत्ता पक्ष का, उसकी वजह से ये सारी स्थितियां बनी हैं कि 17 से ज़्यादा दल एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नज़र आ रहे हैं। पहली बार इस तरह की स्थिति देखने को मिली जब राष्ट्रपति चुनाव में इस तरह का विरोध सामने आया हो। लेकिन सवाल ये है कि अंतर कितना होगा जीत का, क्योंकि यहाँ ये भी देखा जाएगा कि कौन किसके पक्ष में वोट करेगा, ये चीज़ें भी सामने आएंगी। तो मतगणना जब होगी तो फिर तस्वीर साफ होगी। जुलाई तक का हर किसी को इंतज़ार करना है। लेकिन रोमांचक हो गया है राष्ट्रपति का चुनाव भी, क्योंकि मायावती ने जिस तरह का बयान दिया है उस पर चुटकी लेने से नहीं चूकी समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि ये जो है दबाव की राजनीति है। तो अब सच में अगर इसे देखा जाए जिस तरह से विपक्षी दल जो है आरोप लगाता है सत्ता पक्ष के ऊपर, तो सत्ता पक्ष इससे कैसे बचता हुआ नजर आएगा। लेकिन वजह भी समझनी होगी कि आखिर क्या वजह रही जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल उतना बनता नजर नहीं आ रहा। हालांकि मजबूत स्थिति में है, लेकिन अगर इतने सारे दल विरोध करना शुरू कर दें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने और उनके ऊपर ये ज़रूर उठता कि आखिर उन सबको एक मत क्यों नहीं कर पाए। तो अपने आप में कई इतिहास लिखते हैं, कई इतिहास बनते हैं और पुराने इतिहासों को देखा जाता है। योग्यता पर जिस तरह को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यशवंत सिन्हा ज़्यादा योग्य उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में ये भी समझना होगा कि भाई आखिर इस तरह की बात अगर वो कहते हैं तो आदिवासी समाज को ये किस तरह का संदेश देना चाहते हैं। तो 8.7% वोट आदिवासी समाज का है। सत्ता पक्ष ने पूरी कोशिश ये की है कि जिस तरह से गुजरात में चूँकि पहले चुनाव की शुरुआत होगी, विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहाँ से जो आदिवासी का एक तबका रहा है वो एक नाराज़गी कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन क्या इससे नाराज़गी दूर होगी आदिवासी समाज की? और बाकी दल जो 8.7% की जो आबादी है वो कई जगह ऐसी स्थिति में है कि 60% से भी ज़्यादा की अहमियत रखती है, बहुल इलाका है आदिवासियों का, तो वहाँ पर वो चुनावी जो समीकरण है वो बदल सकती है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए, सियासी आंकड़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि कैसे भी आदिवासियों को साधा जाए। तो दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, लेकिन इस आंकड़े पर हमें विशेष ध्यान रखना है कि पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में 17 से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एक मंच पर खड़ी नज़र आ रही हैं और सत्ता पक्ष के सामने उन्हें मनाने का जो रास्ता है वो क्या खुला नहीं था या मनाने की कोशिश नहीं की, क्या नाराज़गी बनी हुई, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही संजय सरकार प्रवक्ता टीएमसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का। और संजय जी, शुरुआत हम आपसे ही करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में इस तरह की पेचीदी स्थिति कभी देखने को नहीं मिली। आखिर 17 से ज़्यादा दल इस तरह से अगर विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं विपक्षी दल? देखिए, सबसे बड़ा बात है ये महत्वपूर्ण जो काम है, ये दिखाइए जोट को एक जगह में लेके आने में ममता दीदी समर्थ हुई, सबसे बड़ी बात है। और हिंदुस्तान में अगर ऑपोजिशन लीडर माना जाए तो ममता दीदी को माना जाता है। रह गया द्रौपदी मुर्मू को एक आदिवासी दास चल रहा है भारतीय जनता,
भारतीय जनता पार्टी कभी जल जमीन जंगल जो मेन नारा है आदिवासी को कभी लड़ाई नहीं की है। वो लड़ाई में दीदी हमेशा आदिवासियों को साथ दिए हैं। बंगाल में भी एक जमाना था जो कम्युनिस्ट जमाना में, जहां पर हम लोग देखे थे जब आपको टीपी का अंडा खा के जिंदगी गुजारते थे आदिवासी लोग, पत्ता खा के गुजारते थे। वहां से आज गुजार के आज वहाँ आदिवासी लड़की लोग को नौकरी मिल रहा है, लड़का लोग को नौकरी मिला है, गाँव में खाने पीने की दिक्कत नहीं है, पानी भी पहुंच गया है, पीएचडी पब्लिक हेल्थ ग्रुप के थ्रू में वहां पर पहुंच चुकी है। और आदिवासी रहते हुए भी द्रौपदी मुर्मू 2006 में जाजपुर में 13 आदिवासियों का हत्या हुई, उसमें बीजेडी और इनके समर्थन में सरकार चलाते थे। नहीं तो इस लड़ाई को अहम की लड़ाई किस वजह से बना दिया गया? अगर आदिवासियों के लिए और उनके हित के लिए हमेशा से कोशिशें रही हैं, तो ये तो एक अच्छा प्रयास है सत्ता पक्ष के द्वारा, उसको समर्थन देने की कोशिश क्यों नहीं की गई? देखिए, मैं आपको बताता ये आदिवासी के लिए विकास ही नहीं किया, सिर्फ आदिवासी साफ चल रहा है। अरे ये द्रौपदी मुर्मू जब मिनिस्टर थे उड़ीसा बीजेडी गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी के समय 2 जनवरी 2006 में 13 आदिवासियों को जमीन देने मामला में टाटा को जमीन दे रहा था, उसको विरोध में आंदोलन कर रहा था, 13 आदिवासियों को गोली करके हत्या की थी। द्रौपदी मुर्मू एक भी बात भी नहीं बोला है। ये आदिवासी का ये हो सकता है कैसे, बताइए ना आप मेरे को? नहीं हो सकता। मैं जो एक एक पल के लिए आपको हम बता रहे हैं, आप पूरा देख लीजिए, देख के बताइए। और सबसे बड़ा बात है, देखिए जसवंत सिंह एक पुराना ब्यूरोक्रेट रह चुका, पढ़े लिखे इंसान है, एक अच्छे इंसान है, अच्छा पीआरओ अच्छा है। सबसे बड़ा बात है, सबसे मिलकर काम कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी को अंदर में भी जितना मतलब कुछ नेता है जो उसको समर्थन करता है, खुलेआम समर्थन तो कर नहीं पाता है, माफिया राज में, लुटेरा राज में नहीं कर पाता है, तो सबको डर है। ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी का सब्सिडियरी है, वो शाखा संगठन का काम करता है कि उन लोगों को कार्यकर्ता है ही नहीं है। सीबीआई, ईडी और एनआईए आपको लोकल जो गवर्नमेंट को जो पुलिस चलता है वही उनको कैडर का काम करता है। कैडर बोलकर कुछ चीज ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, है ही नहीं है कैडर, इन्हीं लोगों को कैडर का काम करता है। आज देखिए संजय राउत जी को घर में ईडी भेज दिया है। अरे भाई, वो भी मराठा है, उसको इतना दबाने की कोशिश मत कीजिए, वो दबने वाला नहीं है मराठी लोग। ठीक है, सुधा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस की तरफ से। सुधा जी, आप भी क्या इसी बात से सहमत हैं कि एक व्यक्ति ने अगर कहीं पर सपोर्ट नहीं किया एक आध जगह, तो वहां पर ये कह दिया जाएगा कि इन्होंने आदिवासियों का भला नहीं किया, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति पद का दावेदार नहीं होना चाहिए? दूसरी तरफ योग्यता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में इस तरह की सियासत कभी देखने को नहीं मिली। क्या लगता नहीं कि ये एक सही संदेश नहीं है? देखिए, संदेश की बात नहीं कि संदेश किया जा रहा है, बस यकीन की बात है। यकीन कर कैसे लिया जाए कि पॉलिटिकली जो एड्रेस है उसका न्याय संगत समाधान निकाल लिया जाएगा। कैसे यकीन कायम हो कि जब द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की राज्यपाल थी, तमाम आदिवासियों को माओवादी करार देकर फर्जी मुठभेड़ में जब मारा गया था, हजारों नक्सली ताकि जेल में छूट दिया गया था। भूम अधिग्रहण बिल था, इसको लाकर आदिवासी की जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश की गई थी और उस जमीन को देशी विदेशी पत्रों को समझने के लिए आप जानते हैं 210 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कराए गए। यकीन कैसे किया जाए? क्या आपको लगता है कि जब द्रौपदी तब चुप थी, आज जब राष्ट्रीय उसमें उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार चुना गया है, आपको लगता है कि भाजपा ने उनका चुनाव जो हार जल जमीन जंगल के लिए किया है, क्या उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके इशारों पे हर कार्य को माने? न्याय संगत समाधान निकालना होता अगर उस जंगल जल और जमीन के लिए लड़ाई आदिवासी आज भी लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है क्या आदिवासी क्या ज्ञानी है, क्यों जान पाएंगे कि भाजपा ने कट्टर हिंदुत्वकरण को अपने एजेंडे में शामिल करके किस तरह से उन्होंने शख्स को तस्वीर बनाने की कोशिश है, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को संतुष्ट तो कर देगी, लेकिन आदिवासी की समस्याओं को पूरा नहीं करेगी। हम ये नहीं कह सकते कि जो उनका उम्मीदवार बनाया जाना है दलितों आदिवासियों के साथ हिंदुत्व में जो ये चीजें अंतर्क्रिया होती है उसमें कोई विरासत का काम करेगा, उससे कुछ सहिष्णु या न्याय संगत समावेशी कोई निर्णय निकलेगा। आप जानते हैं कि कह देना आपको लगे कि बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए जिसका चेहरा चुना किया, क्या आपको अपने अनुसार नहीं? इससे इतर तो सवाल ये भी उठते रहे कि अब तो इसको विपक्षी दलों ने अहम की लड़ाई बना ली है, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों से जिस तरह से एकजुट हो रहे हैं मुख्यमंत्री लोग, वो कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति में है, ये भी कहा जा रहा है। तो आप सबकी अहम की लड़ाई एक हो गई और इसलिए आपने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ये होता क्या है ना रवि,
आप लोग शब्द अपने हिसाब से देते हो। ये एक होता है ना कि हम शब्द मुंह में और उसको हम करेक्ट करवा लेंगे, कैसे करेक्ट कर देंगे। मैंने कहा ना, अगर आदिवासियों की जमीन और जल की बात हो रही है तो मैं कैसे मान लूं कि वही उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली द्रौपदी जी राज्यपाल होने को मैं नहीं बोल पाई थी, तो अब वो बोलेंगी या उनके चीजों को लेके सामने रखेंगी। प्रश्न उठता है ना, और प्रश्न आपको उठाना चाहिए। हम उनके चेहरे के उम्मीदवारी पे प्रश्न खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि वह व्यक्ति जब कहीं और था वो सवाल नहीं खड़ा कर पाया, तो क्या राष्ट्रपति के पद के वो अपने कार्य को वैसे ही कर पाएंगे जैसा उनका व्यक्तित्व है? ये इस पे अगर हम प्रश्न उठा रहे हैं और हमारे कोई और उम्मीदवार का हम समर्थन कर रहे हैं, ये गलत कैसे हो गया कि विपक्ष की सर्वसम्मति से राष्ट्रपति का चुनाव न करना? ये कैसे समाज में द्रौपदी का हम लोग हो गया? लेकिन एक स्थिति तो इस तरह की बन गई है कि जब वित्त मंत्री के तौर पर यशवंत सिन्हा मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उस समय सबसे ज्यादा उनकी आर्थिक नीतियों का विरोध तो विपक्षी दल ही करता था। और ये भी समझना होगा कि आज उनको ही कैंडिडेट बनाया जा रहा है, तो सियासत में तो बहुत कुछ बदल जाता है। अनीता जी, हम आपके पास आना चाहते हैं और आपसे शुरुआत करना चाहते हैं इस ब्रेक के बाद। ये समझना चाहते हैं कि दबाव की राजनीति आप करते हैं और जिस तरह का चेहरा आप लेकर आए हैं, उस चेहरे ने कभी आदिवासियों की आवाज़ उठाई नहीं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आप सही संदेश जनता तक पहुंचा पा रहे हैं? और दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा, जो आप ही की पार्टी के कभी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति के विरोध की दिशा में एक कदम है। अगर हम इसको कंक्लूड कर दें तो सभी विपक्षी दलों का ये एक सेंटेंस मायने रखता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अनीता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? तो एक बड़ा सवाल, और कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं वो जवाब बीजेपी को देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर, एनडीए की सरकार को लेकर ये कहा जाता रहा है कि विपक्षी दलों से, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, उनके सवाल या उनसे सलाह मशवरा करना उचित ही नहीं समझती है एनडीए की सरकार। और ये एक बड़ा विरोधाभास और ये कहीं ना कहीं अहंकार की राजनीति है। हम संजय सरकार आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो आज भले ही टीएमसी में हो, जिसकी आर्थिक नीतियों का आपका विपक्षी दल बड़ा विरोध करता था, आज उसी को आप चेहरा बना रहे हैं। देखिए, यशवंत सिन्हा जी को साथ में हम लोग को पर्सनली कभी भी कोई लड़ाई नहीं था ना, और उनको आर्थिक नीति में भी हम लोग कभी सवाल पैदा किए। जब वो वाजपेयी जी को सरकार में थे तब उसमें उससे कुछ खराबी हम दिखाई नहीं दिया। ये भी कहा जा रहा है मजबूरी का चेहरा है विपक्षी दलों के लिए, और इस मजबूरी के चेहरे को उन्होंने आगे कर दिया। मुर्मू को आप जानते हैं? जीसी मुर्मू कौन था मालूम है? नरेंद्र मोदी जी को पीएस था, प्राइवेट सेक्रेटरी, बाद में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, अभी कैग का चेयरमैन। इन्हीं का बहन है द्रौपदी मुर्मू। तो कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से मैनिपुलेशन हुआ है, ये राष्ट्रपति बने, ठीक है ना? मैं आपको कनेक्शन बता देता है, इसकी तरफ से ये बने हैं। ये बात नहीं है एकदम एक ऐसे आदिवासी को आप उठा कर बैठा दिए हैं जो आकर राज्यपाल बने हैं। इसको पहले मंत्री भी थी, विधायक भी थे, राज्यपाल भी थे, अभी राष्ट्रपति भी है। ऐसे बात नहीं तो कहीं से ऐसे अननोन पर्सन को लेकर आप बैठा है। अननोन पर्सन ये नहीं है, परिचित सब पारिवारिक से ये उठ के आए हैं। आदिवासी लेडी होने के नाते हम इनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, ऐसे थैंक्स करते हैं कि आदिवासी से उठ के आए हैं। लेकिन मेरा कहना जो है, आदिवासियों को लिए जब ऐसे सवाल पैदा हुआ था 2000 के 2 जनवरी में, जाजपुर केवंझर में 13 आदमी को गोली करके हत्या कर दिए थे जमीन खिलाफ आंदोलन, जल जमीन आंदोलन में। उस समय द्रौपदी मुर्मू को मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली? ठीक है, लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि आप लोगों को तो चेहरे मिल ही नहीं रहे थे ना। आदिवासी आप लोगों को तो चेहरे नहीं मिल रहे थे। नरेंद्र मोदी डॉक्टर सुधा जी, बन गया। ये मजबूरी का जो चेहरा है विपक्ष का, वो कितना मजबूत नजर आ रहा है? नहीं, मजबूरी का कहाँ चेहरा है? डॉक्टर सुधा जी से सवाल है, डॉक्टर सुधा जी से सवाल, संजय जी, डॉक्टर सुधा जी सर। आपका वॉल्यूम म्यूट है, आप उसको खोलिए पहले। जी रविंद्र जी, मैं पहले आपके प्रश्न को पहले काटूंगी। मजबूरी का चेहरा नहीं, सिन्हा को आप जानते होंगे कि जब वो आईएएस की 12वीं रैंक उनकी और उनसे मंत्री ने अभद्रता की, हमने उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठाए हैं।
नहीं, मैं आ रही हूँ, आपने हमने कहा उनकी योग्यता पर सवाल नहीं मजबूरी उठाया। की बात मैं काट रही हूँ। विपक्ष को चेहरा नहीं वह मिल रहा ऐसा था। व्यक्तित्व जी, वह ऐसा व्यक्तित्व है उन्होंने जिसके साथ थे उसके गलत कार्यों पर प्रश्न उठाया। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है कि आप अगर एक लोक सेवक हो, उसके बाद आप उनकी खामियों और अच्छाइयों की बात कर सकते हो। अपनी पार्टी में हो, उसकी खामी और अच्छाइयों की बात कर सकते हो। ठीक वो तो है। कहते हैं कि जो आपका नोटबंदी था उसका स्कैम था, कालाधन कुछ नहीं आया, स्कैम किया गया। ठीक। तो वो व्यक्ति देश के बारे में सोचे, का तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार का नाम होने की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हार जीत की बात नहीं होती है। विपक्ष को आप इससे नहीं खत्म कर सकते कि आपके पास संख्या कम है, आपके पास बल कम है, तो मजबूरी का नाम। हमारे पास ठीक है। संख्या कितनी भी कम ठीक है, अनीता जी भी जुड़ गई हमारे साथ, उनसे भी हम सवाल ले लेते हैं। अनीता जी, दबाव की राजनीति, अहंकार भरा पड़ा है सत्ता पक्ष में, और दलों के साथ किसी तरह का ना तो सहयोग करती है, ना बातचीत करने की कोई गुंजाइश होती है। सिर्फ वही करती हैं जो मन के अंदर आता है, अपने मन की बात सुनती हैं। विपक्षी दलों के साथ कोई बातचीत नहीं, यानी पूरी तरह से तानाशाही रवैये की तरफ इशारा करती है। पार्टी ने भी कोई बात की। तो जब चेहरा लेकर आई उस पर भी सलाह मशवरा कोई नहीं। नविंदर जी, बड़े कहना पड़ रहा है कि जब पार्टी एससी का साथ देती है, आदिवासियों का साथ देती है, तो इनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि गरीबों का तो सोच ही नहीं सकते कि गरीब ऊपर उठ के आए, क्योंकि ये तो इनकी मानसिकता ही नहीं है। इन्होंने हमेशा सोने के चम्मच लेके पैदा हुए लोग हैं, सोना इनको पसंद है, अच्छे अच्छे इनको अमीर लोग पसंद है। अगर किसी आदिवासी को हम लोग ला रहे हैं, पहले ट्री को लाए, अब उनको आदिवासी, वो इनको समझ में नहीं आएगा। इनको हर चीज अहंकारबाजी करते हैं। इनको स्वागत करना चाहिए ऐसी महिला का, जिस महिला ने संघर्ष के साथ अपना जीवन यापन किया, जिसने संघर्ष के साथ कहाँ ऐसे गांव से आ रही हो महिला, जो उसको एक समय खाने का रोटी तक नहीं मिलती थी, आज वो उच्च स्तर पे पहुंच रही है। ये हमारे देश की लोकतंत्र व्यवस्था दिख रही है। लेकिन जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, आदिवासी महिला होने की बात कर रहे हैं, तो गुजरात में तो एक बड़ी आबादी जो है नाराज चल रही थी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, तो वहां पर मना लिया जाता। देखिए आप रविंदर जी, एक बात बताइए, हमने सबका साथ, सबका मैं तो आपको पूरा विकास कनेक्शन बता चल रहे हैं। हम कोई ऐसी राजनीति नहीं कर रहे हैं जो कि केवल सोने के चम्मच वाली हो। नहीं तो 2024 के इलेक्शन में घबराहट हो रही थी कि ये वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं बदल सकता है बहुत सारी चीजें। एक सेकंड, गुजरात वाले कुछ समय ठीक चल रहे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वालों को हजम नहीं होते गरीब लोग। चक्कर क्या, ये चाहते गरीब बने रहे लोग, गरीबी में रहे, कोई गरीब ऊपर ना आप लोग मन करते हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, आपके पास कोई काम नहीं है, हर काम का घोटाला पर कांग्रेस। आपने कुछ किया ही नहीं, रोटी नहीं उसके बाद देश अंतर में पहुंचा हुआ है। आप लोग रुपए को कहाँ से कहाँ गिरा दे रहे हो? अनीता जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा एक मिनट, डॉक्टर सुधा मिश्रा एक मिनट, संजय जी बोलने दीजिए। संजय जी वक्त करना, बोलने दीजिए। विरोध किया, केवल कोई समर्थन नहीं किया। कोई सही है तो भी तो समर्थन नहीं। करिए, लेकिन नहीं, आपको तो अमीरों का साथ पसंद है, सोने का साथ पसंद है, सोने का चम्मच लेके पैदा होती। और आप लोग कांग्रेस से बता रहे हैं पहला राष्ट्रपति बन जाए, ये बर्दाश्त के बाद है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे, वो तो आप हमेशा गाली पकते रहे उनको। मैं बोलना चाहूँ जी अनीता जी एक मिनट, अनीता जी एक मिनट, डॉक्टर सुधा मिश्रा कुछ कहना चाहती, पूछना चाहती, उसका जल्द से जल्द जवाब दें, वक्त बहुत कम है हमारे साथ। सुधा जी जल्दी। रवींद्र जी, हमारे देश की कही है कि हम स्वतंत्रता प्राप्त के बाद ही औरत के आगे बढ़ने में अपने पूरा प्रयास करना था। विश्व में प्रथम देश था हमारा जिसने स्वतंत्रता प्राप्त करते ही दोनों स्त्री और पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया था हमारे देश में। आपको मालूम है, उसके बाद की मैं बात करना मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी। इस आपसी होने की दुहाई नहीं है हमारे देश में, वो शक्ति है। अनीता जी एक मिनट, अनीता जी बोलने दीजिए, आ रहे हैं आपके पास। अनीता जी, अनीता जी उनको बोलने दीजिए। अपने आप को आगे बढ़ाया है, डॉक्टर राजनीतिक क्यों हो, किसी भी क्षेत्र में आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान तो महिलाओं को साथ खड़ा किया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति ठीक है। कितना आंकड़ा किसके पास पहुंचेगा ये देखना होगा, किस तादाद में कितना प्रतिशत वोट का विपक्षी दलों के
चेहरे को मिल पाएगा और कितना सत्ता पक्ष के चेहरे को मिल पाएगा, देखना होगा। बहुत कम अंतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग है, रोचक हो गया है चुनाव। सत्ता पक्ष हालांकि मजबूत स्थिति में है, लेकिन जिस तरह से 17 दल विरोध जता रहे हैं और अपना चेहरा लेकर खड़े हों, इतिहास में इस तरह की चीज़ भी देखने को नहीं मिली। क्या कुछ जादुई छड़ी देखने को मिलेगी, कुछ कर पाएगा विपक्षी दल, ये देखना होगा। और अगर ये गैप बढ़ता है, अंक गणित की जो बात की गई, तो वो कितना बढ़ा पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।